हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट में परेशानियों का खत्म होना नाम ही नहीं ले रहा है और इतनी ड्रामे, इतने इश्यूज और इतने सब कुछ हालात वहां पे खराब चल रहे हैं कि जिसके बारे में हम बात करेंगे तो आप भी परेशान हो जाइएगा कि ये क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, पाकिस्तान प्लेयर्स में और पाकिस्तान के फैंस में, मैनेजमेंट में, सभी जगह इश्यूज पे इश्यूज चल रहे हैं। सबसे पहले तो इशू ये हुआ कि जब वो वर्ल्ड कप खेलने आ रहे थे तो वहां पे पेमेंट का डिस्प्यूट था। 2-3 महीने से सैलरीज नहीं मिली थी और उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन होना था। कॉन्ट्रैक्ट को वो रिजॉल्व कराया गया। उसके बाद फिर इशू आती है कि हम लोग इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप क्रिकेट खेलने जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तीसरा इशू ये आता है कि उनके जो जर्नलिस्ट हैं, उसके बाद जो फैंस हैं, उनको वीज़ा नहीं मिलता है, वो आने के लिए वो परेशान होते हैं, लेकिन उनको किसी को अलाउ नहीं किया जाता है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। ये डिलेमा रहता है। उसके बाद फिर जब इंडिया आपको आते भी है तो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती है, वो आया दुबई होकर के उनको आना पड़ता है। उसके बाद जब यहाँ पर वो लैंड करते हैं, लैंड करने के बाद जो वर्ल्ड कप का आगाज़ होता है वो बहुत ही ख़राब होता है। इनिशियल मैचेस में वो हारना, मतलब प्रैक्टिस मैचेस में ही वो हारना शुरू कर देते हैं। न्यूजीलैंड से उनका जो मैच था वो एक तरफा न्यूजीलैंड इनको बीट किया था और पाकिस्तान वहां से उसके बाद उभर ही नहीं पाया। लेकिन फिर पहला मैच जो उनका नीदरलैंड के साथ था, नीदरलैंड के साथ बड़ी मशक्कत से वो मैच जीते। उसके बाद श्रीलंका के साथ मैच था, श्रीलंका ने उनको 300 350 रन मार दिया। वो श्रीलंका जो 50 रन 60 रन पे इंडिया के साथ ऑल आउट हो जाती है, वहां पर वो 350 रन श्रीलंका उनके खिलाफ मारती है, उनके वर्ल्ड क्लास बॉलर्स के अगेंस्ट पे। उसके बाद नसीम शाह भी इंजर्ड हो जाते हैं, तो नसीम शाह इंजरी के बाद मतलब इंजर्ड थे तो वो टीम में ही नहीं आते। उसके बाद फिर स्पिनर्स नहीं थे उनके पास, टीम मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी उनके पास और गिरते पड़ते वो अफगानिस्तान जैसी टीम के साथ भी वो हार जाते हैं। इतना प्रॉब्लम, इतना इश्यूज चल रहा था वहाँ पे। उसके बाद फिर उनके चीफ सिलेक्टर इंजमाम उलक वो अपना इस्तीफा दे देते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट का इशू लेकर के था उनका, कि उनके लग रहा था कि कुछ डिसीजंस जो हैं और जो वो मॉनिटरी कुछ बेनिफिट्स वगैरह कुछ चल रहे थे उनके मैनेजर्स के साथ और इनके साथ। तो इस चीज़ को वो मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा पेश किया। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से मॉर्नी मॉर्कल जो उनके बॉलिंग कोच थे, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया जब वर्ल्ड कप मैच खत्म हुए और पाकिस्तान लीग स्टेज में ही बाहर हो गई थी। वहाँ से फिर मॉर्नी मॉर्कल ने अपना इस्तीफा दिया। उसके बाद जब दुखों का पहाड़ तब टूटा जब बाबर आजम ने अपनी तीनों फॉर्मेट से कैप्टनसी को ये रिज़ाइन किया वहाँ से। रिज़ाइन, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था पाकिस्तान क्रिकेट में कि बाबर आजम जो कि उनके अच्छे प्लेयर थे, उन्होंने उनको मजबूरी होकर के, ज़बरदस्ती होकर के उनके मैसेजेस लीक करवा करके एक साइकोलॉजिकल बैरियर, एक साइकोलॉजिकल इश्यूज, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर उन पर क्रिएट किया गया और उसके बाद वो समझ गए कि यहाँ मेरी दाल अब नहीं गलेगी और मुझे रिज़ाइन करना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन किया। उसके बाद फिर न्यू कोचेस अपॉइंट होते हैं, न्यू डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं, न्यू चीफ सिलेक्टर्स अपॉइंट होते हैं, न्यू बॉलिंग कोच, स्पिन डिपार्टमेंट के कोच अपॉइंट होते हैं। उसके बाद तो मोहम्मद हफीज़ की एंट्री होती है डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट के तौर पे। उसके बाद वहाब रियाज होते हैं, वो आपके चीफ सिलेक्टर के पोस्ट पे आते हैं। उमर गुल और सईद अजमल, इनका सिलेक्शन होता है, सईद अजमल का एज ए स्पिन कंसल्टेंट एंड उमर गुल का एज ए फास्ट बॉलिंग कंसल्टेंट। और उसके बाद फिर सान मसूद को कैप्टनसी दे दी जाती है टेस्ट मैचेस की, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है शायद 14 से 18 दिसंबर के बीच में। पर्थ से शुरू होने वाला है जो पहला टेस्ट, उसके लिए कप्तानी दे दी जाती है। फिर टीम सिलेक्शन के लिए आती है तो हरीश रॉफ अपना नाम वापस खींच लेते हैं कि मुझे टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना है। उसके बाद फिर बोर्ड के साथ और प्लेयर्स के बीच में डिस्प्यूट होता है कि कौन खेलेगा, कौन नहीं रहेगा, कौन जाएगा। और उसके बाद सभी को एक मैसेज दिया जाता है कि अगर आप पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे तो हम आपको कंसिडर भी नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर हरीश रॉफ के पास बहुत सारे बैरियर्स लगाए जाते हैं कि यहाँ इस लीग में नहीं खेलना है, यहाँ आपको उन पर नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। ये सारे फड्डे निकल कर के सामने आए। उसके बाद हाफिज़ ने आपके इमाद वसीम को 2 दिनों का टाइम दिया था कि 2 दिनों में आप कंसिडर सोचिए और आपको आगे क्या देखना है, क्या नहीं करना है। तो उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के साथ अब नहीं खेलना चाहता। सेम
फिर हाफिज़ ने उनसे रिटायरमेंट वापस लेने के लिए भी गुजारिश की। सेम विद आमिर, मोहम्मद आमिर के साथ भी उन्होंने यही किया कि आप रिटायरमेंट कंसिडर करें, क्योंकि आमिर जस्ट अभी 31 ईयर्स का है और इमाद 34 ईयर्स का है, और बहुत सारे क्रिकेट उनके अभी बची हुई है। लेकिन दोनों ने मना कर दिया, इवन हाफिज़ के होते हुए, कि हम अब नहीं खेलना चाहते और इस मैनेजमेंट के साथ हम नहीं जाएंगे और हम अपना रिटायरमेंट वापस नहीं लेंगे, हम पाकिस्तान डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे। और ये सब फड्डे इतना बड़े बढ़ गए हैं अब कि अब मतलब रेस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं रही है मोहम्मद हाफिज़ की। मतलब आप डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हो आप, और आपके प्लेयर्स आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। एटलीस्ट ये सब चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जितना कम से कम न्यूज़ हो वो बाहर आए, वो उतना ही अच्छा होता है, प्लेयर्स के लिए भी उतना ही अच्छा होता है, बोर्ड के लिए भी, कि किसको किस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, किस पे आप भरोसा जता सकते हैं। यहाँ पे ट्रस्ट का बिल्कुल खेल ही नहीं रहा है कि आप आज कुछ बोल रहे हो, कल आकर के आपको फिर कुछ और आप स्टेटमेंट दे रहे हो। इस तरीके से बोर्ड और प्लेयर्स के बीच में नहीं होता है। चाहे वो कोई भी आप उठा के देख लीजिए, ये तमाशा आप बना करके रखा हुआ है आप लोगों ने कि किसी पे आपको ट्रस्ट नहीं है, ना ही प्लेयर्स को बोर्ड्स के ऊपर है, ना बोर्ड को प्लेयर्स के ऊपर है। और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट ऐसे डिलीमा में चल रही है जो कि मानो कि कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा। इससे भी लो क्या होगा मुझे नहीं अंदाज है कि इससे भी लो और क्या जाएगा। इतने कुछ हलचल हो गए लास्ट 1.5 मंथ के अंदर कि पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर आने में उसको कम से कम 5 से 7 साल लग जाएंगे इन सब चीज़ों को ऊपर आने के लिए। और वो तभी आएंगे जब कुछ आईसीसी का कोई एक बड़ा इवेंट या एक बड़ा टूर्नामेंट को वो जीत कर आए। ये एक मौका है पाकिस्तान क्रिकेट को अपने यूनिटी और अपने स्ट्रेंथ शो करने का, या हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में जाकर के ऑस्ट्रेलिया में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस, दमदार परफॉर्मेंस दे वो टीम, जिसकी वजह से टी फैंस उनके साथ फिर से खड़े हों, बोर्ड उनके साथ फिर से खड़ा हो, मीडिया उनके साथ फिर से खड़ा हो, क्योंकि सभी नाराज चल रहे हैं। इवन मीडिया वाले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बहुत नाराज चल रहे हैं। इतने नेगेटिव मार्केटिंग मैंने देखी है, इतने नेगेटिव कमेंट्स, इतने नेगेटिव बातें की गई हैं प्लेयर्स के बारे में कि कुछ भी बोल पाना किसी के बस की बात नहीं है। आपके शादाब खान के ऊपर भी बहुत सारे बहुत सारे बातें बनाई गई कि वो फिट नहीं है, वो प्लेयर मतलब टीम में जगह का हिस्सा नहीं बनते हैं, फिर भी एज अ वाइस कैप्टन खेल रहे हैं, उनको ड्रॉप किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। फ़खर जमान को इतने अच्छे खेलने वाले, लेकिन आप उनको ड्रॉप करते हो इमाम उल हक के लिए, जस्ट बिकॉज इमाम आपके इंजमाम का भतीजा है और इंजमाम उस समय चीफ सिलेक्टर हुआ करता था। लेकिन जिस दिन इंजमाम उल हक ने अपना रेजिग्नेशन दिया एज ए चीफ सिलेक्टर का, उस दिन के बाद से इमाम उल हक को मौका नहीं मिला वर्ल्ड कप में दोबारा खेलने का। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितने पर्चियाँ और कितने पीछे से इंफॉर्मेशंस आती हैं कि इसको खिलाना है, किसको बिठाना है, किसको रेस्ट करवाना है, किसको इंजर्ड करवाना है। बहुत सारे साजिशें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, किस पे आप ध्यान देंगे, किस पे आप नहीं देंगे। ये सारे कुछ जब तक मसले मसाइल ख़त्म नहीं होगी तब तक पाकिस्तान क्रिकेट का ऊपर जाना मेरे ख्याल से बहुत ही मतलब आप गीली चुटकी से आप नमक पकड़ने के बराबर बात करेंगे कि आप पाकिस्तान क्रिकेट को ऐसे हालात में आप ऊपर उठा करके ले आए। बहुत ही डिस्गस्टिंग है। ये एक्सपेक्ट मैंने कभी नहीं किया था पाकिस्तान क्रिकेट में कि इस तरीके से भूचाल आएगा और इस तरीके से लोग सामने आएंगे। अब क्या बोल सकते हैं, हो सकता है कि पीछे से कोई और रन चला रहा हो कि हाँ वहाब रियाज को और मोहम्मद हाफिज़ को सपोर्ट नहीं करना है, आप लोग अपने मनमर्जी से करिए, हमको इनको निकालना है, या ये बहुत यंग एज पे इनको बड़े बड़े पोजीशन मिल गए हैं। इस तरीके के भी हो सकते हैं जो सीनियर प्लेयर्स हों। लेकिन मेरे ख्याल से बॉस, अगर पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर जाना है तो सभी को यहाँ पर योगदान अपना देना पड़ेगा। पहले तो आप लोग अपना एक्स प्लेयर और जितने भी पुराने प्लेयर्स हैं, कैप्टन हैं, इनको एक रीग्रुप होकर के सभी के साथ एक तालमेल बिठाने की ज़रूरत है। अगर वो तालमेल बिठा पाते हैं तभी वो फैंस पे और जो प्लेयर्स हैं उन पे ट्रस्ट बिल्डअप होगा, और उसके बाद ही ये टीम फिर से खड़ी होगी और जीतने का मातदार रख पाएगी। वरना टीम ख़त्म है। अगर ये पाकिस्तान की जगह कीनिया आ जाओ, ये आईसीसी से भी बाहर हो जाते हैं ये लोग। चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट है और यहाँ पे मजबूत थोड़ी सी क्रिकेट खेलने वाले पैशनेट लोग बहुत हैं, फैंस बहुत हैं, इसलिए वजह से वो बच सकता है, वरना नो होप फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। तो इसके बाद कोचिंग की बात आई है तो मैं इंडियन क्रिकेट के हवाले से बात करना चाहता हूँ। बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ की जो कोचिंग स्टिंट है उसको बढ़ा दिया है, उसको एक्सटेंड किया गया है। अब राहुल द्रविड़
को T20I वर्ल्ड कप तक के लिए मौका मिला है। मौका इन द सेंस कि क्या वो राहुल द्रविड़ ने को ऊपर जबरदस्ती डाला गया है, क्योंकि अजीत अगरकर ने ऑफर किया था आशीष नेहरा को कि आप हेड कोच बने, बट आशीष नेहरा ने उसको ड्रॉप किया। और फिर बीसीसीआई के पास इतने कम समय में कोई मौका नहीं था, कोई चांस नहीं था कि किसको भेजे किसको नहीं, तो वो कंटिन्यू करने की कोशिश किया गया। और राहुल द्रविड़ का एज ए कोच बुरा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, बट हाँ कोई बड़ी ट्रॉफी जिता करके नहीं ला पाए। जिस शोर शराबे के साथ आए थे कि प्लेयर टू प्लेयर कोचिंग अच्छा है इनका, मैन टू मैन इनका कोचिंग बहुत अच्छा है, उस हिसाब से प्लेयर्स तो बहुत अच्छे इन्होंने बनाए हैं, लेकिन टीम को जो एक बड़ी जीत की जरूरत होती है, एक आईसीसी टूर्नामेंट्स की जीतने की जरूरत होती है, वो नहीं ला पाए हैं राहुल द्रविड़ अभी तक कोई भी। तो ये मौका फिर से उनको मिल रहा है T20 वर्ल्ड कप तक के लिए। और इस दौरान साउथ अफ्रीका में भी टीम इंडिया 2 टेस्ट खेलेगी, 3 T20Is खेलेगी, 3 ODIs खेलेंगे, वो मैच होंगे। उसके बाद इंग्लैंड के साथ टेस्ट की आपकी सीरीज होगी 5 मैचों की, उसमें भी वो कोचिंग करते हुए नजर आएंगे। लेकिन हाल ही में विराट कोहली के हवाले से खबर आई है कि वो इनडेफिनेट ब्रेक पे चले गए हैं वनडे और T20I के फॉर्मेट से, कि वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे, इनडेफिनेट ब्रेक पे हैं, कोई उसका अंदाज़ा नहीं है कि वो कब वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे। लेकिन रोहित शर्मा एज ए कैप्टन मुझे लगता है कि टेस्ट में होंगे, और रोहित शर्मा का अभी तक कोई बयान नहीं आया कि T20I और वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ODI इस फॉर्मेट का। लेकिन बीसीसीआई उनको बहुत कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि कैप्टनसी आप बरकरार रखिए, और हम चाहते हैं कि ये कैप्टनसी आप दोबारा लें और दोबारा आप T20 वर्ल्ड कप में कैप्टन इंडिया को लीड करें, और वहाँ से कोई अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी या फिर अच्छा मौका मिलता है तो आप टूर्नामेंट जीत भी सकते हैं, अगर हमारी टीम अच्छी रही और एक अच्छी फॉर्मेशन तैयार हो जाती है। तो इस चीज़ों से मतलब देखिए IPL में क्या चल रहा है वो नहीं चल रहा, वो सेपरेट मैटर है, क्योंकि वो IPL में पैसे के ऊपर और प्लेयर्स के ऊपर होता है सब कुछ। लेकिन जो कंट्री की बात आ जाती है ना, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ही इज़ द कैप्टन, एंड 2024 के और 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी तक वो कैप्टन बने रहें मेरे हिसाब से। तो क्योंकि टीम इंडिया यहाँ से ऊपर जाने का अगर कोई हौसला है तो वो रोहित शर्मा के ऊपर ही है। रोहित शर्मा कैसे लेकर के जाते हैं, किस तरीके से लेकर के जाते हैं, और रोहित शर्मा ही कैप्टन बने रहे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर कोई नया कैप्टन आएगा ना तो फिर टीम पूरी बिखर जाएगी। जो केस मैं देखता था कि जब 2005-2007 में सौरव गांगुली कैप्टन बनकर गए थे तो पूरी टीम बिखर गई थी। ग्रेग चैपल कोच बनकर आए और पूरी टीम आपने देख रखा कैसे हुआ। राहुल द्रविड़ कोच थे, उस टीम में सचिन तेंदुलकर भी थे, लेकिन किसी को अपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं पता था, किसको कहाँ पर खेलना है, किसको क्या परफॉर्म करना है, किसको क्या टास्क मिला है, कोई अपडेट नहीं होती थी। और टीम पूरी की पूरी 2007 वर्ल्ड कप में कोलैप्स कर गई। उसके बाद जब MS धोनी कैप्टन आए तो फिर उन्होंने मैन टू मैन डिस्कशन करना चालू किया। गैरी क्रिस्टन कोच बनकर आए थे, उनका जो कोचिंग इंस्टिंक्ट था वो बहुत ज़बरदस्त था। स्पेशली मंकी गेट के बाद वो टीम के साथ ज्वाइन हुए थे, और उन्होंने जिस तरीके से टीम को वहाँ से निकाला, लीड कराया, मैच जीते वो अगला पर्थ में, और उसके बाद 2011 के वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया को विजयी बनाया और वर्ल्ड चैंपियंस बनी टीम इंडिया। ये सारी चीज़ें थी हैं, चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडियन टीम को मेरे ख्याल से रोहित शर्मा को कैप्टन एक्सेप्ट करना चाहिए 2025 तक एटलीस्ट, और उसके बाद जो भी उनका डिप्यूटी हो उसको वो तैयार करे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि मुझे इसको तैयार करना है, और इसके अंडर में भी अगर मुझे 2 साल खेलना पड़े तो मैं खेलूँगा। इस माइंडसेट के साथ अगर टीम पे आते हैं रोहित शर्मा तो बहुत अच्छा होगा टीम के लिए भी, रोहित शर्मा के खुद के लिए भी। क्योंकि रोहित शर्मा के पास अब क्रिकेट बहुत कम बची है, और मैं चाहता हूँ कि जितनी भी बची है वो बिंदास खेलें, उस अंदाज से खेलें कि लोग डरे उनसे कि भैया ये कब रिटायर हो रहा है। ये दिमाग में आना चाहिए कि ये कब रिटायर हो रहा है। लोग उसकी इनकी एज चेक करना चालू करें, यार 37 का हो गया अभी तक खेल रहा है, 38 का हो गया अब कब रिटायर लेगा। इस तरीके का खिलाड़ी बनना चाहिए कि आप सामने वाले के ऊपर कहर बनकर टूट पड़ो। ये सब चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक मज़ा नहीं आएगा। उसके बाद बात करते हैं आज बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड का फर्स्ट टेस्ट का सेकंड डे था, जहां पर न्यूजीलैंड ने 260 पर 8 विकेट लॉस करके 260 रन बना लिए हैं। जवाब में 312-315 बांग्लादेश के स्कोर पे,
और ताइजुल ने बहुत ही अच्छा बॉलिंग किया है। डिस्पाइट केन विलियमसन के सेंचुरी के बांग्लादेश एक अच्छे मजबूत स्थिति पे है, और मुझे लगता है इस मैच का जो नतीजा है वो ज़रूर आएगा। और 2 विकेट कल तीसरे दिन पे बांग्लादेश बहुत जल्दी इसको लूज़ कर मतलब लेना चाहेगी, जिससे एक हेल्दी लीड उनकी टीम को मिल सके। उसके बाद तीसरा दिन और चौथा दिन बांग्लादेश पूरी बैटिंग करे, और टी के पहले न्यूजीलैंड को एक टारगेट दे दे 350 के आसपास का। बहुत ही बेहतरीन मैच होगा ये। न्यूजीलैंड जहाँ पर जिद करेगी, लड़ाई करेगी 350 रन बनाने के लिए, बांग्लादेश वहाँ कोशिश करेगा कि उनको कैसे घेरें और किस तरीके से ये मैच जीतें। तो कल इसके बारे में हम अच्छे से और बात करेंगे कि किसकी क्या परफॉर्मेंस है, किसकी क्या रोल प्ले है, और कैसा बांग्लादेश इसको आगे लेकर के जा रहा है। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।